लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि अगर फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके चलते क्या होता है, कहीं पे मैक्सिमा और कहीं पे मिनिमा होता है। और फेज डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं पाथ डिफरेंस क्रिएट करके, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस किस किस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा पाथ डिफरेंस। आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। लिखना पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस किस किस तरीके से क्रिएट हो सकता है वो देखेंगे। लिखना द डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ पाथ लेंथ the difference of path length the difference of path length traveled by the difference of path length traveled by two light waves two light waves is known as is सर known difference the difference of path length बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। difference of path length traveled by two light waves is called is called is called path difference is called path difference. Path difference is classified full stop देकर path difference is classified as path difference is classified as path difference is classified as नंबर 1 में लिखना इनिशियल पाथ डिफरेंस, नंबर 2 जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, नंबर 3 ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तीन तरीके से पाथ डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, या तो लाइट सोर्सेस में कुछ इनिशियली पाथ डिफरेंस है वो हो सकता है, या फिर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, और फाइनल वन इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। समझते हैं इन तीनों का मतलब क्या? इसका जरूरत पड़ता है हमें यंग्स डबल स्लिट से, तो यंग्स डबल स्लिट के हेल्प से समझते हैं। यहाँ दो स्लिट है जहाँ से लाइट पास करेगा और उसको S1 S2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो S1 और S2 सोर्स क्रिएट हो रहा है ये मे भी किसी सिंगल सोर्स से क्रिएट हो सकता है और उसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या होगा। सोर्स से लाइट पहुंचेगा S1 तक, सोर्स से लाइट पहुंचे कल बताए थे, मतलब प्रीवियस क्लास में बताए थे कि यहाँ से वेव फ्रंट ट्रेवल करता है और वेव फ्रंट को हम डिवाइड करके क्या करते हैं, कोहेरेंट वेव जनरेट करते हैं। तो ये जो सोर्स से लाइट आ रहा है ये ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंचा होगा, S1 तक पहुंचा होगा, और यही ट्रेवल करके S2 तक पहुंचा होगा। तो S1 और S2 पे पहुंचने से पहले ही जब लाइट यहाँ से S1 से S से S1 जा रहा है और S से S2 जा रहा है, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा पाथ में, सॉरी यहाँ जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम इनिशियल पाथ डिफरेंस बोलेंगे, क्योंकि सोर्स से निकला, दो सोर्स बना रहा है, वो दो सोर्स बनाते बनाते ही कुछ पाथ में डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इनिशियल पाथ डिफरेंस मिलेगा। अब ये तुम्हारा स्क्रीन है, स्क्रीन पे अगर किसी पॉइंट पे हमें डिफरेंस चाहिए, मान लो इस पॉइंट पी पे पहुंच रहा है, तो पॉइंट पी पे अब जो लाइट पहुंचेगा वो S2 से पहुंचेगा और S1 से पहुंचेगा।
यहाँ से लाइट पहुंचेगा, तो जब ये लाइट पहुंच रहा होगा S1 और S2 से, तो इसमें भी मे बी पाथ डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। जब यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसके चलते भी पाथ डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस आएगा, जब सोर्स S1 का लाइट P पे पहुंच रहा है, फिर सोर्स S2 का लाइट P पे पहुंच रहा है, इस पाथ में जो डिफरेंस होगा, ऐसे पाथ डिफरेंस को हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। और थर्ड पाथ डिफरेंस है कि अगर यहाँ पे हमने एक स्लैब लगाया जिसका थिकनेस T है, या T1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, या फिर यहाँ पे एक स्लैब लगाया जिसका थिकनेस T2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये स्लैब लगाने के चलते भी पाथ में डिफरेंस आएगा, और जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। आ रही बात समझ में? तो दो सोर्सेस के बीच में हम तीन तरीके का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला, सोर्स से जब सोर्सेस डिवाइड हो रही हैं, एक सोर्स से जब दो सोर्सेस डिवाइड हो रही हैं, उससे पहले ही पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए, उसको इनिशियल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। जब सोर्स से, दोनों सोर्सेस से रिगार्डेड पॉइंट पे या रिक्वायर्ड पॉइंट पर लाइट पहुंच रही है, और उसके पाथ में जो डिफरेंस होगा उसको ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बोलेंगे। और अगर इस सोर्स से जब लाइट ट्रेवल कर रहा है, दोनों सोर्स से जब लाइट ट्रेवल कर रहा है, उसके बीच में कोई अदर मीडियम आ जाए, जैसे ये स्लैब है, थिकनेस टी का स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके पाथ में थिकनेस टी स्लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके चलते जो पाथ डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो लिखना नंबर 1 में लिखो इनिशियल, ये फिगर पहले ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ हो जाए तो बताना। हो गया? हेलो, हो गया सर। पहला पॉइंट इनिशियल पाथ डिफरेंस, इसमें लिखना पाथ डिफरेंस क्रिएटेड, path difference created, path difference created by the light waves, by the white lab, by the light waves, path difference created by the light waves, path difference created by the light waves when 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 they travels from when they travel from when they travel from when they travel from single source, travel from single source to S1 and S2, from single source to S1 and S2, from single source to S1 and S2। तो जो गिवन फिगर है उसके अकॉर्डिंग अगर इनिशियल पाथ डिफरेंस निकालोगे, that will be mod of S1 S2 या SS1 minus SS2। जो इनिशियल पाथ डिफरेंस होगा वो S और S1 में कितना डिस्टेंस है, माइनस S और S2 में कितना डिस्टेंस।
ये तुम्हारा इनिशियल पार्ट डिफरेंस है। सेकंड वन बात करेंगे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस की। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस क्या होता है, इसमें लिख लो, डिफरेंस बिटवीन पाथ, difference between path, distance between path traveled by, distance between path traveled by, traveled by light wave, traveled by light waves, traveled by light waves from S1 and S2, from S1 and S2, from S1 and S2 to P, to P in vacuum, S1 to S2, sorry, S1 and S2 to P in vacuum. तो स्लिट 1 से पी पे जाने पे, स्लिट 2 से पी पे जाने पे जो पाथ का डिफरेंस आता है, कहाँ मान करके रखते हैं हम, वैक्यूम में मान करके रखते हैं। तो वहां से जो पाथ डिफरेंस आएगा उसको ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जो है गिवन फिगर के अकॉर्डिंग कितना होगा, S1P माइनस S2P। और फाइनल वन है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दो तरीके से क्रिएट हो सकता है। पहला, ड्यू टू इंट्रोडक्शन या ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। अगर स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में भी पाथ, उस केस में भी क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। जो स्लैब मैंने वहां पर फिगर में रखा था उसके चलते पाथ डिफरेंस होगा, और दैट पाथ डिफरेंस इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे दिस विल बी μ1 T1 माइनस μ2 T2। अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना होगा तो μ1 इंटू T1 माइनस μ2 इंटू T2 करेंगे। और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, नंबर 2 इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के चलते पाथ डिफरेंस कैसे आएगा, रिफ्लेक्शन के चलते पाथ डिफरेंस कैसे आता है। देखो, जब साउंड पढ़ रहे थे ना तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जब साउंड वेव किसी इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होके आता है तो वहां पे पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है एक केस में। कौन से वाले केस में, साउंड वाला थोड़ा सा रिकॉल करो। साउंड के केस में जब रिफ्रैक्शन होता था तो फेज डिफरेंस कब क्रिएट होता था, रेयर से डेंसर जाने में या डेंसर से रेयर जाने में। सर रेयर से डेंसर जाने में। जब रेयर से डेंसर जाता था, जैसे साउंड वेव जैसे इधर एयर है और इधर वाटर है, तो एक तरीके से हम इसको क्या मानते थे, इसको मानते थे फिक्स्ड सपोर्ट। अगर ऐसा सिनेरियो होता था एयर और वाटर, ये जो इंटरफेस है इसको क्या मानते थे, फिक्स्ड मानते थे। तो साउंड इधर से ट्रेवल करते हुए जाता था वेव के फॉर्म में, लेकिन जब वापस आता था तो उल्टा होकर के आता था। उल्टा होकर के क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट होता था पाई बाई 2 का, और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का क्रिएट होता था
तो फेज डिफरेंस अगर क्रिएट हो रहा है तो उसका मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना नीचे व्हेन व्हेन लाइट रे सफर्स when light ray suffers when light ray suffers reflection when light ray suffers reflection while going from a rare medium to denser medium while going from a rare medium to denser medium rare medium to denser medium a phase difference of a phase difference of a phase difference of pi by 2 a phase difference of pi by 2 सॉरी फेज डिफरेंस ऑफ पाई लिखना, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। अब फेज डिफरेंस ऑफ पाई a phase difference of pi is created a phase difference of pi is created or 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 a path difference of or a path difference of or a path difference of lambda by 2 or a path difference of lambda by 2 is created। फेज डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं। तो अभी जो वेव उल्टा होकर क्या रहा था, एक्चुअली उसमें कितने का डिफरेंस आता है, उसमें डिफरेंस आता है पाई बाई 2 का। जब रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तो सीधे उल्टा हो जाएगा, तो पाई का डिफरेंस आएगा। पाई का डिफरेंस को अगर हम कन्वर्ट करेंगे पाथ लेंथ में तो दैट विल बी लैम्डा बाई 2, वेवलेंथ बाई 2। तो इसको याद रखना है कि अगर रिफ्रैक्शन का केस दे रहा है, जैसे जो भी पिछले वाला मैंने डायग्राम बताया था, उसमें मे भी ये लाइट जो जा रहा है ये वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर सरफेस है और उस वाटर के सरफेस के चलते अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आएगा, और उस फेज डिफरेंस के चलते एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा, और वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दो तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, या तो रिफ्रैक्शन के चलते, रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो पाथ डिफरेंस स्लैब से क्रिएट करेंगे, उसका वैल्यू यहाँ से आएगा। और नहीं तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन में पहले ध्यान देंगे कि लाइट आ कहाँ से रहा है। अगर डेंसर मीडियम से आएगा, रेयर में जाएगा, तो कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। पाथ डिफरेंस तभी क्रिएट होगा जब लाइट रेयर से कहाँ जा रहा होगा, डेंसर जा रहा होगा, और वैसे सिचुएशन में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तब। ठीक है, आप समझते हैं टोटल पाथ डिफरेंस। टोटल पाथ डिफरेंस टोटल पाथ डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये क्या होगा, टोटल पाथ डिफरेंस होगा इनिशियल पाथ डिफरेंस प्लस ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। मतलब सोर्स से पी तक पहुंचने में जितना भी तरीके से पाथ डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, सोर्स से कहाँ तक पहुंचने में, सोर्स से पॉइंट पी तक पहुंचने में जितने तरीके का पाथ डिफरेंस हो सकता है उसको टोटल पाथ डिफरेंस बोलेंगे। और टोटल पाथ डिफरेंस में किसका किसका पार्ट होगा, इनिशियल पाथ डिफरेंस का, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस का, या फिर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का। तीनों हो सकते हैं या तीनों में से कोई दो हो सकता है, या फिर एक भी हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तीनों होना जरूरी है। ठीक है, तो जो हमने पिछला डायग्राम ड्रॉ करा था अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे, पिछला जो डायग्राम हमने ड्रॉ करा था उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, SS1P माइनस SS2P। मतलब S से P जाने पे कौन सा रास्ता, 1 लेकर के, S से P जाने पे 2 का रास्ता लेकर के। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टोटल पाथ डिफरेंस।
और ये क्या हो सकता है, S1 P का जो पार्ट डिफरेंस है दैट कैन बी रिटन एज S1 प्लस S1 P। और अगर बीच में कोई मीडियम है, जैसे स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके चलते पार्ट डिफरेंस आएगा म्यू T1, तो ये हुआ माइनस इसके चलते क्या होगा, S2 प्लस S2P प्लस म्यू 2T2, ये टोटल पाथ डिफरेंस रहेगा। जो हमने डायग्राम ड्रॉ करा है उसके अकॉर्डिंग है ये, मतलब इन जनरल नहीं है ये। अगर रिफ्रैक्शन होता तो रिफ्रैक्शन इंक्लूड करते हैं, रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन इंक्लूड करेंगे, अगर इनिशियल होगा तो इनिशियल इंक्लूड करेंगे। हम जो करे थे, जो भी डायग्राम ड्रॉ करें उसके अकॉर्डिंग इनिशियल है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है, इसलिए ये तीनों आ रहा है। तीनों के कंट्रीब्यूशन जैसे जो टोटल पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो लिख रहे हैं। तो अब इसको यूज करा यंग्स ने, और उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके हेल्प से बताया कि कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किस किस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर उसके क्या क्या कंडीशंस होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसी के माइक से आवाज आ रहा है, बंद कर लो। हो गया। चलो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि दो स्लिट होगा, एक को S1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को S2 से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये सोर्सेस में भी क्रिएट हो सकता है, जो मैंने मेथड बताया उससे। ये दोनों सोर्स है, सामने की स्क्रीन लगा हुआ, इस दोनों सोर्स से लाइट वेव जनरेट होगा, और लाइट वेव क्या करेगा, इस स्क्रीन पे पैटर्न बनाएगा मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है ना, और उस पैटर्न को फ्रिंज बोलते हैं। यहाँ पे फ्रिंज फॉर्म होगा, कोई डार्क फ्रिंज होगा, कोई ब्राइट फ्रिंज होगा। तो वो क्यों होता है, वो होता है पाथ डिफरेंस के चलते। तो मान लो हम पहले दो लाइट वेव लेंगे किसी आर्बिट्री पॉइंट पे, ये O है, और इस O के रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं। O से ऊपर जा करके एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे हमें पता करना है कि पाथ डिफरेंस कितना है। ये डिस्टेंस को y ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है, ये जो दोनों सोर्स है इसके बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं a, ये यार d कर सकते हो, स्मॉल d। और सोर्स और स्क्रीन में जो डिस्टेंस है उसको ले रहे हैं कैपिटल D। ये सारी चीजें दी हुई है तुमको। जो सोर्स है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो दिया हुआ। ठीक है, जो स्क्रीन और सोर्स है उसके बीच में कितना डिफरेंस है वो दिया हुआ, और साथ ही साथ इस पॉइंट O से, इस पॉइंट O से एक पॉइंट P है जो y डिस्टेंस पे है, उसका डिस्टेंस हमें को दिया हुआ है। तो इन तीनों में हमें रिलेशन पता कर, क्योंकि इसी रिलेशन, इसका रिलेशन अगर हमें पता चलेगा तो हम पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि पॉइंट P पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। हो गया। देखो ये जो है ना, ये यंग्स डबल स्लिट का सबसे मतलब इजी वाला डायग्राम है, क्योंकि इसमें ना तो इनिशियल डिफरेंस है ना तो ऑप्टिकल डिफरेंस है। इनिशियल पार्ट डिफरेंस भी नहीं है, कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी नहीं आएगा। और रिफ्लेक्शन कहीं से हो नहीं रहा है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर ऑप्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी पाथ डिफरेंस आएगा, वो किसके चलते आएगा, वो बस आएगा ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस के चलते। तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, हटा दे इसको। यस सर। जो भी यहाँ ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा वो कितना होगा, एस या S1P माइनस S2P। बस यही दो लाइन है, और इसी दो लाइन में ये जो दो रोए है उसमें जो पाथ का डिफरेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट कैसे करोगे,
इसको हम कैलकुलेट किसके हेल्प से करेंगे, वही डायग्राम के हेल्प से, ठीक है ना। अब जो भी डायग्राम है तुम्हारा, समझना डायग्राम कुछ इस तरीके था, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ इसको, ये डिस्टेंस कितना था तुम उसी पे शो कर सकते हो, अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, जो भी चेंजेस मैं शो करूंगा उस पे शो कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस था ये कैपिटल डी दिया हुआ है, ये पॉइंट पी था और ये वाई है। अब देखो हमें डिफरेंस एक्चुअली किसका निकालना है, सबसे पहले अगर S1P निकाल ले और S2P निकाल ले, फिर उसको घटा देंगे तो काम बन जाएगा। तो ये S1 था, ये लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ देखो कैसे आएगा। ये लेंथ निकालने के लिए तुमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ये तुमको पता है, सॉरी ये तुमको कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये लेंथ अगर किसी तरीके से तुमको पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। ये लेंथ कितने के बराबर होगा, देखना ये लेंथ होगा y, और ये वैल्यू कितना है d/2 है, ये वैल्यू कितना है d/2, तो यहाँ पे -d/2 लिख सकते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा है, जो O पे जाके मिल रहा था, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये टोटल y है, ये डिवाइड कर रहा है तो ये d/2 हो जाएगा। तो y में से d/2 घटा लोगे तो ये लेंथ पता चल जाएगा, और अगर ये लेंथ पता चल गया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके S1P लिख सकते हो। S1P विल बी हाउ मच, रूट ओवर, या रूट की जगह मैं हाफ लिख दूंगा, d² प्लस y माइनस d/2 होल स्क्वायर पावर 1/2। बोलो, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट अगर S2P निकालना है, तो S2P जब निकालोगे, इस डायग्राम को हटाऊंगा, S2P अगर निकालना है तो तुम्हें क्या चाहिए, S2P के लिए यहाँ से जो लाइट जाएगा P पे, तो उसके लिए ट्राइंगल बनाओ। अब देखो ये ट्राइंगल में अगेन ये जो डिस्टेंस है ये कितने के बराबर होगा, D के बराबर ही होगा। ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, y प्लस d/2, मतलब ये y पहले से था और यहाँ पे d/2 ऐड करेंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है y प्लस d/2, ठीक है। बोलो क्लियर है। यस तो सर। यहाँ से S2P जो आएगा, S2P विल बी d² प्लस y प्लस d/2 होल स्क्वायर का पावर हाफ। पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, रूट की जगह हाफ लिख, पावर हाफ लेकर आए। तो ये S1P है, ये S2P है, इसको उठा करके यहाँ रख सकते हो। ठीक है। अब इसको यहाँ उठा करके रखने से पहले एक मैंने चीज बोला था कि हम लोग सस्टेन्ड जब भी इंटरफेरेंस करना होता है, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए जो स्लिट के बीच में गैप होता है वो बहुत ही कम रखना होता है। स्लिट के बीच में जो गैप होगा या जो दो सोर्सेस के बीच में गैप होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी आता है कि D इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। D का जो वैल्यू है वो क्या है, कैपिटल D से बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब स्लिट के बीच में जो गैप है और स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो गैप है वो बहुत ही क्या होना चाहिए, ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए, डी स्मॉल डी बहुत ही छोटा होना चाहिए, तो उसको यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इससे, डेल्टा एक्स से। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स है, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब S1 के ये मोड लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव आ गया तो उससे परेशान नहीं होना है। SP1 की जगह क्या लिखे थे, d² प्लस y माइनस d/2 होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना था, हाफ, माइनस d² प्लस y माइनस सॉरी y प्लस d/2 स्क्वायर, और इसका पावर हाफ, इसका मॉड। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वो कंडीशन यूज करके। सिंप्लीफाई कौन सा कंडीशन यूज करके, कि स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। उस कंडीशन को अगर लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद जो आंसर आएगा डेल्टा एक्स विल बी हाउ मच, बोलो डेल्टा एक्स कितना होगा, किसी को कोई आइडिया डेल्टा एक्स क्या हो सकता है। डेल्टा एक्स विल बी,
देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, कुछ टर्म इससे कट जाएंगे, कुछ टर्म कटेंगे कब, जब इसको एक्सपैंड करोगे, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, और बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करने से पहले हमने एक वो चीज लिखा है कि डी इज वेरी वेरी लेस देन। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो यहाँ से टर्म आएगा, दैट टर्म विल बी वाई डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। वो सबको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, वाई डी डिवाइडेड बाई, ये डी ऊपर स्मॉल डी, नीचे कैपिटल डी। तो डेल्टा एक्स मतलब जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो भी पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डेल्टा एक्स कितने के बराबर होगा, अगर वाई डी और कैपिटल डी के फॉर्म में लिखोगे तो इतना होगा। और यहाँ पे बस ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस था, इसलिए हम ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑप्टिकल और इनिशियल पार्ट डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस है। तो अगर ये पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस यहाँ से आ रहा है, अगर वो एन लेमडा के बराबर हो जाए, अगर यहाँ से जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो एन लेमडा के बराबर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये जो पाथ डिफरेंस है अगर वो एन लेमडा के बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है ना, फॉर, इसी में लिखना फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। और जैसे ही डेल्टा एन लेमडा के बराबर होगा, तो हमने अभी देखा ये डेल्टा एक्स है किसके बराबर, वाई डी बाई डी के बराबर। सो वाई डी बाई स्मॉल वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा। और यहाँ से क्या आएगा कि वाई का जो वैल्यू होगा, वाई इज इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर y इस वैल्यू को जस्टिफाई करेगा, y n लेमडा बाई डी के बराबर होगा, n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर होगा, इस पॉइंट पे सारे पॉइंट पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब y इस o से ऊपर मेजर कर रहे थे, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मान लो हमने इस पॉइंट पे p लिया, अगर y इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल्स टू एन लेमडा बाई डी है, यहाँ n की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं 0 1 2 3, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉइंट पी पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है, जो इंटरफेरेंस होगा वो किस टाइप का होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो किस पॉइंट पे होगा, सबसे जो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो किस पॉइंट पे होगा, यहाँ लिख सकते हो वेयर एन क्या है, एन 0 1 2 एंड सो ऑन। देखो व्हेन n इक्वल्स टू 0, जब n 0 होगा तो y कितना होगा, y भी 0 होगा। n 0 मतलब y 0, मतलब जैसे ही y 0 होगा मतलब तुम्हारा पैटर्न कहाँ पहुंच गया, o के पास पहुंच गया। जो भी डायग्राम हमने ड्रॉ करा था वहां पे, जहाँ पे मैंने o शो किया था उसके लिए n की वैल्यू 0 होगी, और अगर n 0 है तो y भी 0, और y 0 का मतलब है o पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, एक मिनट रुको।
हेलो। हाँ, तो जब n 0 होगा तो n 0 के लिए y 0 होगा, और y 0 मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो और n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि जो भी हमारा स्क्रीन था, इस स्क्रीन के ऊपर भी y हो सकता है और नीचे भी y हो सकता है। ये जो y होगा इस स्क्रीन में जो पॉइंट ओ लिए हो, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो अगर ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अगर वही स्लिट जैसे जो भी S1 S2 था, मैंने P ऊपर लिया था, P यहाँ भी ले सकते थे, तो इसके चलते भी पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। तो अगर O के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहे हैं तो उसको माइनस वाई ले रहे हैं, O के रेस्पेक्ट में जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, प्लस वाई ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए n यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, n जनरली हम प्लस माइनस 1 लिखते हैं, क्योंकि n 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है। क्योंकि अब स्क्रीन के ऊपर भी हम जा सकते हैं, जिस पॉइंट पे रेफरेंस लिए हैं O, और वहां से नीचे भी आ सकते हैं। तो इसके लिए जब लिखोगे n प्लस माइनस 1, तो यहाँ से y कितना आएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा कैपिटल D बाई डी। जब लेमडा कैपिटल D बाई डी के बराबर होता है, सॉरी, जब y लेमडा कैपिटल D बाई डी के बराबर होगा, प्लस या माइनस कोई भी, तो इस केस में जो फ्रिंज बनेगा, इस केस में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट मैक्सिमा बोलोगे। वैसे ही अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड मैक्सिमा बोलते हैं। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 प्लस में भी रख सकते हो, 1 2 3 माइनस में भी रख सकते हो। अगर प्लस रख रहे हो तो भी, अगर जैसे आप प्लस 1 रखा तो यहाँ पे लेमडा D बाई डी आया। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से अरेंज होता था कि इस पॉइंट पे एक मैक्सिमा आया है जिसको सेंट्रल बोलना है, 1 के लिए भी एक मैक्सिमा आया, माइनस 1 के लिए भी एक मैक्सिमम आया। ठीक, तो इसको सेंट्रल बोलना है, इस दोनों को फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं। इस प्लस 1 को भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे। इस नीचे जो माइनस 1 है, इसको भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा ही बोलेंगे। अगेन n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2 ऊपर, इसको सेकंड मैक्सिमा। माइनस 2 रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी सेकंड मैक्सिमा ही बोलेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये मैक्सिमा का केस हुआ। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो डेल्टा एक्स होना चाहिए, जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, वो कितने के बराबर होना चाहिए, पाथ डिफरेंस बोलो कितना होता है, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर। यही होता है ना, Yes, जहाँ sir. n कहा, n क्या कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, n 0 1 2 3 वेरी करेगा। लेकिन स्क्रीन है तो स्क्रीन के लिए 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, उसकी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे समझना, अगर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स हमने अभी कैलकुलेट करा इन टर्म्स ऑफ स्लिट डिस्टेंस, उसके बाद स्क्रीन के बीच में डिफरेंस है वो, तो उस टर्म में क्या लिखेंगे हम, y स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D कितने के बराबर होगा, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 2n प्लस 1 लेमडा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए तुमको क्या मिलेगा, ये जो फॉर्मूला है, अगर y इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से तुमको मिलेगा मिनिमा। अब मिनिमा के केस में y 0 नहीं हो सकता, मिनिमा के केस में y 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर n 0 भी रखोगे तो भी y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ इस केस के लिए हम, इस केस में हम क्या डिस्क्राइब नहीं करते हैं, इस केस में हम सेंट्रल मिनिमा डिस्क्राइब नहीं करते हैं। हम सीधे स्टार्ट कहाँ से होंगे, सीधे स्टार्ट होते हैं फर्स्ट मिनिमा से। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद सेकंड मिनिमा, उसके बाद थर्ड मिनिमा, ऐसे पुट करते हैं। तो अगर तुमको n इक्वल्स टू 0 रख रहे हो, इफ n इक्वल्स टू 0, n अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, y का जो वैल्यू होगा, y विल बी 2n प्लस 1 लेमडा कैपिटल D बाई 2। अगर इसको 0 रखोगे तो y कितना आएगा, लेमडा D बाई 2d, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ लेमडा D बाई डी।
ठीक है। अब y की वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू जब इतना आएगा, y का वैल्यू n0 रख रहे हो, y कितना आएगा, हाफ लेमडा डी बाई स्मॉल डी। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। ठीक है। अब समझो फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा है। जो मैक्सिमम वाला सिचुएशन था वो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो सेंट्रल होगा 0 पे बनेगा। सेंट्रल से कितना डिस्टेंस ऊपर, लेमडा कैपिटल डी बाई डी ऊपर क्या बन रहा था, फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा था। ठीक है। उसके बाद लेमडा डी बाई डी नीचे अगेन क्या बन रहा था, फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा था। और अभी हमने देखा कि जब लेमडा की वैल्यू, जब y की वैल्यू कितनी हो जाए, y की वैल्यू इसका आधा हो, इसका आधा मतलब कहीं इधर, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट मिनिमा बनेगा। वैसे ही सिमिलरली अगर नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ मतलब माइनस हाफ लेमडा डी बाई डी होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन नीचे की तरफ फर्स्ट मिनिमा बनेगा। आ रही बात समझ में। तो पैटर्न यहाँ कुछ इस तरीके से बनता है। पैटर्न जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, यहाँ पे मैक्सिमा, जिसको सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फिर फर्स्ट मिनिमा के बाद फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, ऐसे अरेंज होके बनता है। आ रही बात समझ में। तो ये हमें याद रखना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा, और उसके लिए रिलेशन हम किससे निकालते हैं, वाई से। वाई बताता है कि ओ से कितना ऊपर मिनिमा बन रहा है, कितना ऊपर मैक्सिमा बन रहा है, इसका जो भी कंडीशन है वो लिखा हुआ है। ठीक है। तो वाई वाला टर्म याद रखना, फिर सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा। और ये जो केस है ये सबसे सिंपल वाला सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे हम बस क्या कर रहे हैं, बस ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बस है तो इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन अगर सवाल में इंट्रोड्यूस कर दिया इनिशियल या फिर ऑप्टिकल, तो वहां से फिर हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एक्स में इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल इनिशियल, या ज्योमेट्रिकल, या फिर ऑप्टिकल भी हो सकता है। इस तीनों को कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा एक्स की जगह क्या रखोगे, जो फॉर्मूला हमने अभी कैलकुलेट करा, वाई डी बाई डी, यहाँ से वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। बस एक दो सवाल करके देखेंगे कि क्या चेंजेज आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखना। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ लिखना। लिखना विड्थ बिटवीन विड्थ बिटवीन टू मैक्सिमा, विड्थ बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा, width between two maxima or two minima, width between two maxima or two minima, two maxima or two minima is called is called fringe width, is called fringe width that is, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा जो होगा, बीटा विल बी n+1 वाई n+1 माइनस वाई एन। कोई भी फर्स्ट मैक्सिमा ले लो, सेकंड मैक्सिमा ले लो, उसके बीच में डिफरेंस, या फिर फर्स्ट मिनिमा ले लो और सेकंड मिनिमा ले लो, उसके बीच का डिफरेंस जो होगा, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न में हमको एक पट्टी की तरह चीजें दिखाई देती हैं, और उस पट्टी को फ्रिंज बोलते हैं। तो अगर yn+1 रखोगे और yn का वैल्यू रखोगे, तो बीटा जो आएगा, बीटा कितना होगा, बीटा विल बी लेमडा डी बाई स्मॉल डी। लेमडा डी बाई स्मॉल डी। अब जो भी फ्रिंज विड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिंज विड्थ तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। लाइट के वेवलेंथ पे,
स्क्रीन और स्लिट के बीच में कितना डिफरेंस है उस पे, और दोनों स्लिट में कितने का डिफरेंस है उस पे। ठीक है, तो यहाँ से कभी कभी सवाल पूछता है कि जो पूरा सेटअप है वो पहले एयर में था, पूरे सेटअप को उठा करके वाटर में रख देंगे तो फिर फ्रिंज विड्थ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, या जो भी पोजीशन है मैक्सिमा मिनिमा का वो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इधर से जो भी रिलेशन है वो पहले पता करेंगे कि वाटर में जो चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड हो रहा है कि नहीं। अगर उस पर डिपेंड करेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, अभी सवाल करेंगे तो पता चलेगा। चलो एक सवाल लेता हूँ, लिखना। if if one slit if one slit of YDSA मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is covered with a slab of thickness T and refractive index mu, then find location of central maxima. Then find location of central maxima. डायग्राम बना दे रहे हैं। ये थिकनेस दिया हुआ टी के बराबर है, तो मैं ये कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम दिया हुआ कुछ नहीं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहाँ पे लिख दो। हो गया। सॉल्व करें इसको। चलो पहले समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पाथ डिफरेंस आएगा। देखो जो भी पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पे स्लैब इंट्रोड्यूस करने के चलते ज्योमेट्रिकल तो होगा ही, साथ साथ अब ऑप्टिकल भी आ जाएगा। तो यहाँ जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा
वो कैसे निकालोगे? इक्वल टू कैपिटल डी मल्टीप्लाई स्मॉल डी। पार्ट डिफरेंस होगा वो पहले मैं एक बार लिख देता हूँ। पार्ट डिफरेंस कैसे लिखोगे? S1P प्लस इसके चलते जो ऑप्टिकल डिफरेंस आएगा, ऑप्टिकल डिफरेंस कितना लिखोगे? एक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, इसके चलते ऑप्टिकल डिफरेंस कितना आता? म्यू माइनस वन इंटू टी, ठीक है ना, एक स्लैब के चलते। अच्छा सॉरी, पिछले वाले केस में मैंने शायद ऐसा लिखवा दिया, इक्वेशन कैसा लिखवा, म्यू1T1 ऐसा कुछ लिखवाया ना, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, म्यू1T1 नहीं होगा, वहां पे म्यू1 माइनस वन इंटू T1 होगा, उसको चेंज कर लेना है पीछे जा करके। जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आता है वो ये टर्म लिखते हैं, जैसे म्यू1 माइनस वन, अगर एक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है तो दूसरा स्लैब जो इंट्रोड्यूस करेगा उसके चलते म्यू2 माइनस वन इंटू T2। तो जहाँ पे मैंने ऐसे कुछ लिखवाया है शायद म्यू1T1 और म्यू2T2, तो इसको रिप्लेस कर दोगे म्यू1 माइनस वन इंटू T1 से, और इस टर्म को रिप्लेस करोगे म्यू2 माइनस वन इंटू T2 से, इससे चेंज कर देना, नहीं तो फिर गलत होगा। तो अगर इस पाथ का लेंथ देखोगे, इस पाथ का लेंथ कितना होगा? ये जो भी पाथ है, इस पाथ में हमने स्लैब इंट्रोड्यूस करा है, तो यहाँ पे एस की ये लेंथ, और इस स्लैब इंट्रोड्यूस करने के चलते म्यू माइनस वन इंटू टी, ये लिख सकते हो। ये पाथ लेंथ वन के लिए है। अब दूसरा जो पाथ है, दूसरा वेव का पाथ, उसको क्या लिखोगे? माइनस S2P, और यहाँ पे कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करा है, तो स्लैब अगर इंट्रोड्यूस नहीं करे हो, स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करो तो यहाँ पे कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, तो टर्म जीरो होगा। यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेंज करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो अभी तुमने देखा कि ये जो टर्म है, ये जो दोनों टर्म है, उसको हमने क्या लिखा? ये जो भी वैल्यू है, डेल्टा हाँ, इस ऐसे अलग अलग कर सकते हो कि ये जो टर्म था इसको मॉड से बाहर निकालोगे तो ये समथिंग ऐसे आएगा, S2P माइनस S1P, ठीक है। इसका जो वैल्यू है ना, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करा है, जो इनिशियल कंडीशन था उसको लेकर के, वो वैल्यू जस्ट हमने अभी कैलकुलेट करा है, तो उसको रख सकते हो। दूसरा वैल्यू ये है, ठीक है, तो दिस विल बी माइनस म्यू वन, सॉरी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। अब ये माइनस में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फिगर दिया ना उसमें थोड़ा ध्यान से देखो, फिगर अगर ध्यान से देखो तो कौन सा पाथ छोटा है? S1 और S2 कुछ ऐसा है, पॉइंट P इधर था, तो पाथ कौन सा छोटा है? पाथ कौन सा छोटा है? S1P छोटा है, S1P छोटा है, यानी जो डिफरेंस आएगा वो किसका किसका आएगा? SP माइनस S1P, S2P माइनस S1P, हमने अपोजिट लिखा है, इसलिए जब इसको रिवर्स करोगे, रिवर्स करके क्या आ जाएगा? S2P माइनस S1P। और ये जो टर्म आएगा ये किसके चलते आ रहा था? ऑप्टिकल के चलते आ रहा था, तो ऑप्टिकल के चलते आएगा, ये पाथ छोटा है तो उसमें से घटाएंगे, तो इसलिए ये माइनस। अब ये जो वैल्यू है, जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट करी है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, ये टर्म आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पार्ट डिफरेंस है। तो ये तो पहले हमने देखा था कि इतना पार्ट डिफरेंस था, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस था। और अभी ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ये किसके चलते आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के चलते। एक एक जो हमारा स्लैब था उसको हमने S1 के सामने रखा, उसके चलते ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आएगा, तो S2P माइनस S1P, ये वैल्यू इसके बराबर है, माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू टी करोगे तो ये ऑप्टिकल है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा? टोटल पाथ डिफरेंस के चलते। और टोटल पाथ डिफरेंस अगर जीरो होता है, टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है, तो उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, for central maxima, delta x is equal to 0, delta x is equal to 0, that is y small d divided by capital D is equal to, या पहले ये वाला टर्म इसको माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आएगा? y small d divided by capital D equals to म्यू माइनस वन इंटू टी, so y is equal to d by small d म्यू माइनस वन इंटू टी। अब स्लैब इंट्रोड्यूस करने के चलते, स्लैब इंट्रोड्यूस करने के चलते क्या हुआ
स्लैब इंट्रोड्यूस करने के चलते y जीरो नहीं आ रहा है, y की इस बार कुछ वैल्यू आ रही है, यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा इस बार O पे नहीं बनेगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा कहने का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो। डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा? डेल्टा एक्स है टोटल पाथ डिफरेंस। तो टोटल पाथ डिफरेंस इसके बराबर था, तो ये वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y कितना आएगा? y आएगा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो एक पे अगर स्लैब इंट्रोड्यूस करा था इसलिए एक का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दिख रहा है। तो y एक्चुअली जो सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके का था डायग्राम। ये पॉइंट O है, इधर एक स्लैब रखा हुआ था और ये स्लेट S1, यहाँ स्लेट S2। अभी क्या होगा ना, y शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये नहीं होता तो O पे बनता, लेकिन ये स्लैब लगाने के चलते, स्लिट पे स्लैब लगाने के चलते अभी जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी वैल्यू कितनी है? ये y है। ठीक, अब ध्यान से देखोगे तो जिधर हमने स्लैब लगाया है ना, जिधर हमने स्लैब लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया। कभी कभी ये भी पूछता है कि अगर हमने दो में से एक स्लिट को ढक के रखा है एक स्लैब से, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर की तरफ शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो वो डिपेंड करेगा हम किस स्लिट को ढक करके रखे हैं। जो गिवन डायग्राम था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या ढका हुआ था? S1 ढका हुआ था। तो अगर S1 ढका हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा वो S1 की तरफ शिफ्ट होगा, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर हम S2 को ढक के रखते हैं, अगर S1 को नहीं ढकते, S2 को ढक के रखते हैं, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता वो किधर शिफ्ट होता? नीचे की तरफ शिफ्ट होता, मतलब S2 की तरफ शिफ्ट होता। यहाँ से सवाल पूछता है कि किधर शिफ्टिंग होगा, तो ध्यान रखोगे जिसको स्लैब से ढक के रखेंगे उधर की तरह शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर S1 को ढकोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा S1 की तरह शिफ्ट होगा। अगर S2 को ढकोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा? S2 की तरह शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि जो टर्म हम लिख रहे थे ना पहले, जो पहले हमने लिखा था कुछ इस तरीके का कि डेल्टा एक्स क्या आया था तुम्हारा? डेल्टा एक्स कुछ ऐसे लिखा था, S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये इसलिए आ रहा था ना क्योंकि जब शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग के केस में हमने पॉइंट P इधर लिया था, तो S1 S2 में से ये टर्म घटाया था, तो जब घटाओगे ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस आएगा, ये वैल्यू अगर जीरो होगा तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब है नीचे शिफ्ट होना। तो बस कंक्लूजन ये है कि शिफ्टिंग के केस में ध्यान देना है कि जिस पे स्लैब लगा हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा उधर की तरफ शिफ्ट होगा, और इस बार सेंट्रल मैक्सिमा x इक्वल टू y इक्वल टू जीरो पे फॉर्म नहीं होगा। y कहाँ से मेजर कर रहे हैं? स्क्रीन के सेंटर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट में ये लिख लो, नीचे नोट में लिख लेना कि if if one of the one of the if one of the one of the slit is covered with, if one of the slit will covered is covered with, if one of the slit is covered with transparent film covered with transparent film, then 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 central maxima then central maxima then central maxima will shift towards that side. Then central maxima will shift towards that side, will shift towards that side from the central point, from the central point, from the central point of screen, from the central point of screen. ठीक है, हो गया।
यस चलो एक और सवाल करते हैं, फिर उसके बाद खत्म करें। लिखना लिखना in a YDSC experiment, in a YDSC experiment, in a YDSC experiment, slates are covered with thin film. Thin films are covered with thin films. Thin transparent film भी लिख सकते हो, thin films. आवाज आ रहा है या म्यूजिक सुनाई दे रहा है? यस सर म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या? नो चलो फिर ठीक, यही एक सवाल करके खत्म करेंगे, क्योंकि अगल बगल में अब गाना बजेगा, शादी है तो। हाँ, कवर्ड विथ थिन फिल्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सीधे शॉर्ट फॉर्म लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 and 4/3, 3/2 and 4/3, and thickness 4 and T respectively, and thickness 4 centimeter लिख सकते हो, 4 centimeter and T centimeter respectively. Slates are covered with films. हाँ, हो गया? यस सर Full stop. If central maxima does not shifts from its if central maxima does not shift from midpoint of this screen, then find T. सवाल समझ में आ रहा है? यस सर यस चलो ट्राई करते हैं इसको। कह रहा है कि दोनों स्लेट है, उस पर स्लैब रखा हुआ है, ठीक है। स्लैब रखने के बाद भी क्या हुआ कि जो भी सेंट्रल मैक्सिमा था वो शिफ्ट नहीं हुआ, जहां पहले बन रहा था वहीं पे बना, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा y=0 पे बन रहा था और y=0 पे ही बना, कोई चेंज नहीं आया। इसमें ये दिया हुआ 3/2, इसका थिकनेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4/3 और इसका थिकनेस दिया है t। तो हमें क्या पता करना है? t का वैल्यू पता करना है। आ रही बात समझ में? यस ठीक है, तो अब देखो, जो भी हमने वैल्यू लिखा था, जो भी मान लो अगर हम
इस पॉइंट P को लेकर के कैलकुलेट करते तो हमें क्या करना पड़ता, डेल्टा एक्स निकालते। डेल्टा एक्स क्या होता, S2P माइनस S1P, ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। और ज्योमेट्रिकल के साथ साथ अभी हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के चलते भी सोचना है। तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता, प्लस ये वैल्यू μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1, यही होता। ये तुम्हारा किसके चलते था, ज्योमेट्रिकल के चलते। और ऑप्टिकल के चलते तो लिखते तो ये आता, ठीक है ना, क्योंकि अगेन हमने पॉइंट P ऊपर लिया है। तो ये S1 है, ये S2 है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे ये पाथ लेंथ माइनस ये पाथ लेंथ। तो ये पाथ लेंथ करोगे तो ये तो ज्योमेट्रिकल हो गया। ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल भी लिखना पड़ेगा। ऑप्टिकल में इसके चलते जो पाथ का इंट्रोडक्शन होगा इतना होगा, इसके चलते जो पाथ का इंट्रोडक्शन होगा इतना होगा, तो दोनों लिख देंगे, ठीक है। अब सेंट्रल लाइन पे अगर सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, सेंट्रल पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, या मिड पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब y का क्या है, y 0 हो गया। तो जैसे ही y 0 हो गया और डेल्टा x इज इक्वल टू 0 एट y इक्वल टू 0, यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखोगे कि डेल्टा x कितना है, 0 है। अब जैसे ही y 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। y 0 का मतलब ज्योमेट्रिकल पाथ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पाथ का हमने पहले कैलकुलेशन करा था, कितना था, y d बाई डी, यही आया था। अब इसमें y 0 हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। आ रही बात समझ में। ये गैप कब निकलता था, ये गैप निकलता था जब y ऊपर जाते थे तो y d बाई डी आता था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि y 0 है, y 0 क्यों, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा है वो मिड पॉइंट पे बन रहा है। तो मिड पॉइंट पे जब बनेगा स्क्रीन के तो उसके चलते कोई भी ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस अगर 0 हो गया तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि जो ये वाला टर्म है ये 0, तो 0 प्लस ये μ2 का वैल्यू कितना दिया, आवाज आ रही है या म्यूजिक सुनाई दे रहा है, अभी जल्दी से खत्म करते हैं इसको। μ2 का वैल्यू दिया कितना, 4/3 माइनस 1, T2 की जगह पे T1 T है, यहाँ पे माइनस μ1 की जगह पे दिया है 3/2 माइनस 1, इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4/3 माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 इंटू 4, तो टी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब जो थिकनेस होगा स्लैब का वो कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगली बार से देखो, अगली बार से जब ऐसा सवाल है तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है, नोट में एक चीज लिख सकते हो, नोट में लिख लो, इफ सेंट्रल मैक्सिमा, लिख लेना जल्दी से, इफ सेंट्रल मैक्सिमा does not shift if central maxima does not shift on introduction of thin films in front of slit, introduction of thin films in front of slits, then μ1 minus 1 into T1 is equal to μ2 minus 1 into T2, ये वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि सेंट्रल पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनने का मतलब है कि ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस भी 0 है और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस भी 0 है। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस किसके चलते आएगा, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों खत्म हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल तो पहले ही सेंट्रल पे जब बन रहा था तो उसके चलते 0 ही आ रहा था। जब ज्योमेट्रिकल 0 है तो बचा कौन, ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल क्या होगा, इधर दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो ऑप्टिकल जो पाथ डिफरेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके चलते स्लैब लगा कर भी रखो फिर भी शिफ्टिंग नहीं होगा। क्लियर है। Yes. सर हम कुछ चलो क्वेश्चन सेंड किए थे।
तो वो अभी नहीं हो पाएगा, अभी अगल बगल में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो मे बी नेक्स्ट क्लास, यस सर, या फिर हम तुमको सॉल्व करके ग्रुप में डाल देंगे। यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.